प्रस्तुत है हरियाणा चुनाव रुझानों और परिणामों पर आकाशवाणी चंडीगढ़ का विशेष कार्यक्रम जनादेश हरियाणा। हम आपको देंगे सटीक जानकारी और चुनाव रुझानों और परिणामों पर करेंगे चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, राकेश गुप्ता और प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा। अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है काफी बढ़त बना रही है। बैलेट पेपर खुले हैं और उनकी गिनती हो रही है। इस दौरान कांग्रेस काफी आगे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ रही है। तो लेते हैं इसके बारे में डॉक्टर धीमान से कि वो क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज को इस पे ध्यान देना चाहिए। बीच में जो रुझान अभी आ रहे हैं, लगभग सभी जो प्राइवेट चैनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अभी बताएगा आधिकारिक रूप से, वो 60 के आसपास कांग्रेस को दिखा रहे हैं और 20 के आसपास बीजेपी को दिखा रहे हैं। पर मेरा ये मानना है अभी ये अपर साइड लोअर साइड बहुत होगा, इसमें फ्लक्चुएट होगा। 1 घंटे के आसपास काफी स्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी। पर ये संकेत इस बात का है अभी तक कि बीजेपी शायद सत्ता में तीसरी दफा नहीं रह पाएगी। और हरियाणा के मतदाताओं की जो परंपरा है कि 10 साल से ज्यादा किसी को झेल नहीं सकते हैं, हरियाणा में झेलना शब्द का प्रयोग होता है कि उसको झेल नहीं पाएंगे। हो सकता है इस बार भी बीजेपी को वो झेल नहीं पा रहे हैं। और 10 साल पहले जिस पार्टी को सत्ता से दूर किया था उन्होंने नाराजगी में 2014 में, शायद उसी पार्टी को वो उन लोगों ने सोचा कि उसी पार्टी को लेके आ जाए। इस सारे क्रियाकलाप में मतदान जो हुआ, कैसे सत्ताधारी दल के खिलाफ एक माहौल चला, कैसे कांग्रेस की तरफ पक्ष में बोला, इसके पीछे जो हरियाणा की राजनीतिक जो आपने चर्चा भी की थी, प्रोफेसर उससे भी चर्चा की थी, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका इस बार रही है। रिजल्ट्स में पता लग जाएगा, वो काफी नीचे गए। पहले के मुकाबले देखे जाए पिछले दिनों, अगर हम चुनाव की बात करें, जितने भी पहले चुनाव हुए हैं, तो इस बार क्षेत्रीय दल काफी पिछड़ते नजर आए हैं। जननायक जनता पार्टी को लेकर जैसा मतदान के दिन सुनने को मिला जी, और लोगों का जो प्रतिक्रिया मिली, तो जो उनकी परफॉर्मेंस 5 साल पहले थी और जो आज की है उसमें बड़ा अंतर है। तो क्या कारण लगते हैं? जी, निश्चित रूप से पिछली बार 10 सीट के साथ उन्होंने सत्ता में अपनी भूमिका निभाई थी और डिप्टी सीएम के तौर पर भी पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से इस बार ये बात आ रही है कि जेजेपा और एनएलओ जो हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो उनका भविष्य दांव पर होगा और वो क्षेत्रीय दल हरियाणा में अपनी साख बचाए रखेंगे कि नहीं, कितनी सीट्स लेकर आप आते हैं। और यदि वो कुछ सीट्स लेकर आप आते हैं और निर्दलीय यदि कुछ कम ही 1 या 2 यदि जीतते हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता जो परिवर्तन की बात करें या सत्ता के रहने की बात करें, तो उसमें उनकी भूमिका होगी। और इसी को लेकर जेजेपा और एनएलओ अपने भविष्य को देख रहे हैं। बसपा की भी यही बात है, बहुजन समाज पार्टी की भी यही बात है। और ये भी माना जा रहा था कि जो दलित हैं और जाट हैं, ये 2 समुदाय हैं, वो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं, या उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ महीने पहले हुए, तो उसमें उन्होंने उनके खिलाफ वोट किया। और जाट बिरादरी की बात करें और दलित समाज की बात करें, और 5 सीट ही जीत पाई थी। तो आधी सीट्स तो यदि लोकसभा के मद्देनजर देखें तो भाजपा हारी थी। तो उनकी चुनौती निश्चित रूप से उस हाफ लाइन को क्रॉस करके अपनी बहुमत की तरफ बढ़ने की थी, जबकि कांग्रेस गेन करने के लिए खेल रही थी या उसके लिए इस फ्रे में थी। देखते हैं, रोहतक में हमारे संवाददाता हैं अनुपम जी, उनसे बात करते हैं। लगता है अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे जी, तो अपनी बात फिलहाल हम जारी रखते हैं आगे। बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में कोई बहुत बड़ा आधार नहीं देखने को मिला है, और जहां अनुसूचित जाति के वोट की बात हो रही है जी, तो इस पे कहा जा रहा था कि पिछले ये जो वोट बैंक था एक कांग्रेस का माना जाता था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसका। और जहां तक नौकरी की बात थी, जैसे सरकारी नौकरी, तो उसमें इस वर्ग को काफी लाभ रहा बीजेपी के कार्यकाल में जी, ऐसा एक बात सामने आती है। और इस बार बीजेपी ने खर्ची पर्ची को अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाए रखा सारे प्रचार के दौरान। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने इस बात पे काफी जोर दिया। आपको क्या लगता है कि ये लोगों को डॉक्टर धीमान प्रभावित नहीं कर पाई बात पे? इसके हर चीज के ना 2 पहलू होते हैं। एक पर्ची खर्ची का नारा देना, एक धरातल पे वास्तविकता आना, और उसका बाई प्रोडक्ट जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो क्या है। 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी का सरकार का पूर्ण बहुमत की सरकार का, अपनी सरकार का पहली दफा हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे बनी थी बीजेपी की, जिसका नेतृत्व तो बीजेपी के नेता चीफ मिनिस्टर के नाते कर रहे थे। उस दौरान हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियां
खूब हुई। उसका कारण था कि 25 मार्च 2015 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन किया और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने पब्लिकली भी और इंटरनली भी ये मैसेज दिया कि मेरिट पे भर्तियां होनी चाहिए। एक संदेश लोगों को दिया और वो संदेश उस वक्त के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे, उन्होंने उसको आत्मसात किया जी। तीसरा, जो बीजेपी के लीडर्स चुन के आए थे, जो मुख्यमंत्री के पास सिफारिश लेके गए कि हमारा ये, मेरी कंस्टिट्यूएंसी से ये आदमी है, इसका सिलेक्शन हो जाए, मेरा ये आदमी इसका सिलेक्शन हो जाए, तो मुख्यमंत्री ने उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि लिखित में जो नंबर आएंगे, मेरिट पे जो आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने का रिजल्ट ये रहा कि लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई, जो हरियाणा सरकार के स्वीकृत पदों में से रिक्त पद थे जी। 2019 का जनवरी में ग्रुप डी के 18,000 से ज्यादा की एक साथ भर्ती हुई। पहले कभी इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुई जी जी। 2007 से 2019 के बीच में ग्रुप डी की कोई भर्ती ही नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार भी ग्रुप डी की भर्ती करने के लिए एक अफसरों की कमेटी गठित की। उससे पहले डीसीज को कहा, डीसीज ने रिपोर्ट तैयार करी, वो रद्द करनी पड़ी। फिर ग्रुप डी के लिए जो एक अफसरों की समिति बनाई, चयन समिति, उसकी रद्द करनी पड़ी। तो ग्रुप डी के पद खाली पड़े थे जी जी। और 2019 में जींद का बाई इलेक्शन था। ठीक उसके चुनाव से 10-12 दिन पहले वो रिजल्ट आया था 18,000 का। 18,000 नौकरी एक साथ मिलना उसने इतना प्रभावित किया हरियाणा के यूथ को जी जी कि जींद बाई इलेक्शन में, जबकि समय विधानसभा के चुनाव के बाद समय कम था सीट के लिए, बिल्कुल, पर एक साल से भी कम समय था, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने तो जनवरी में चुनाव हुआ इलेक्शन। इसके बाद वहां पर बहुत प्रचंड बहुमत से बीजेपी का कैंडिडेट जीता जींद से। तो 2014 से 2019 के बीच में 80,000 के आसपास भर्तियां हुई थी। लेकिन जब सत्ता रिपीट होती है, उसमें एरोगेंसी आ जाती है। जो लोग आसपास के काम करने वाले होते हैं सरकार के जी जी, वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। चलिए चलते हैं गुरुग्राम, अपने संवाददाता सकलेन अख्तर के पास, लेते हैं उनसे जानकारी। सकलेन जी सर। हाँ, अख्तर क्या सीन है वहाँ पे? देखिए, मतगणना तो शुरू हो चुकी है 8 बजे अपने समय के अनुसार। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी मजबूत हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारी तैयारियां अच्छे से की हैं। और बात करें अगर रेवाड़ी जिले की खासकर, तो इसमें 3 सीटें हैं, बावल, कोसली और रेवाड़ी। जिस मतगणना केंद्र पर मैं खड़ा हूँ, ये राज्य विधानसभा सीट बावल और रेवाड़ी के लिए वोटों की गिनती चालू है। वहीं कोसली विधानसभा के लिए एक और अन्य मतगणना केंद्र पर मतगणना हो रही। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा ने 2 सीटें बावल और कोसली जीती थी और कांग्रेस ने 1 रेवाड़ी सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार रेवाड़ी की 3 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक चिरंजीव राव को रेवाड़ी फिर से मैदान में उतारा है और भाजपा ने उनके खिलाफ लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी जो रुझान मिल रहे हैं, जो वहाँ बाहर लोग आपसे मिले होंगे, कुछ क्या कह रहे हैं, कहाँ किधर को जा रही है? देख, तो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा ही आशावान है अपनी जीत के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अभी हमारी कुछ बात की, वो उम्मीद जता रहे हैं कि वो इस चुनाव को जीतने वाले हैं, खासकर इस सीट को। तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और तस्वीर जो है वो नतीजों के साथ साफ होने लगेगी। हाँ, सकलेन अख्तर हमारे साथ डॉक्टर धीमान है स्टूडियो में और प्रोफेसर आशुतोष, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर धीमान, आप कुछ जानना चाहेंगे? सकलेन जी, आप कहाँ की सीट का रुझान बता रहे हैं? जी, मैं रेवाड़ी जिले में हूँ। इसमें 3 सीटें हैं। मैं आपको बावल और रेवाड़ी सीट का बता रहा हूँ। बावल में डॉक्टर ML रंगा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार बीजेपी के हैं। जी जी। तो इनमें से आपको क्लोज कंटेस्ट लग रहा है या बीजेपी का साइड में या कांग्रेस की साइड में लग रहा है, या बीच में कोई और थर्ड पार्टी जो NLD बीएसपा का कैंडिडेट या JJP एसपा का या आम आदमी पार्टी का, वो भी कहीं है लाइन में? अभी बावल की पूछ रहा हूँ सिर्फ अभी। देखिए, बावल की अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, वहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में ही है, कृष्ण कुमार जी और ML रंगा जी के बीच में। और अभी रुझान बहुत अर्ली है, तो पिक्चर क्लियर नहीं है। थोड़ा सा अगर समय और मिलेगा तो तस्वीर ज्यादा। जो अभी तक बैलेट पेपर तो गिनती हो गई होगी और अभी EVM खुल गई होंगी,
अगर आपके पास कोई बैलेट पेपर के अनुसार कोई जानकारी हो बावल की? अभी जानकारी नहीं है। और जो रेवाड़ी में चिरंजीव राव और जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके बीच में ही रहने वाला है या कोई तीसरा भी और उसको त्रिकोणीय बना रहा है? देखिए, रेवाड़ी सीट पे ना काफी इंटरेस्टिंग सा मुकाबला है जी। जैसे पिछली बार भी अगर हम देखें तो रेवाड़ी में जो चिरंजीव राव जो बीजेपी के उम्मीदवार से जीते वो बहुत कम मार्जिन से 1500 वोट के आसपास पे जीते हैं, ठीक है। और अब की बार भी मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है दोनों के, चिरंजीव राव और लक्ष्मण सिंह यादव जो अभी उम्मीदवार उनके बीच में काफी मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो दो ही के बीच में है, तीसरा कोई और उम्मीदवार त्रिकोणीय नहीं बना रहा रेवाड़ी में? अभी तो नहीं बना रहा है। अच्छा, कोसली की क्या स्थिति है? कोसली की अगर स्थिति पे सर हम बात करें तो यहाँ भी जो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हीं में मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। जेजेपी भी हम मान सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य कंटेंडर। जगदीश यादव के बीच में और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में अनिल यादव के बीच में ही है। हाँ, तो जेजेपी का वहां से कौन कैंडिडेट है जो आपको लगता है कि वो कुछ है? बीजेपी के जेजेपी और एसपी। जेजेपी के लविंदर सिंह हैं उम्मीदवार हैं। वो उनको लगता है कि आपको लगता है कि वो इन दो के साथ पीछे पीछे की लगे हुए हैं इतने? वो अभी यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह देख के ऐसा लग रहा है। अच्छा। लेकिन जो मूल है वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही ज्यादा चुनाव। सकलेन अख्तर, आपने जानकारी दी सारी वहाँ की, आप अपनी नजर बनाए रखें और अंदर से जो भी सूचना आपको मिलती है आंकड़ों को लेकर मतगणना केंद्र से, उसके बारे में हम फिर जानकारी लेंगे, फिर आएंगे आपके पास। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो मैं आपको एक जानकारी, प्रोफेसर आप जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं आपकी जो एग्जिट पोल वाली बात पर आ रहा था कि ये जो कितने बेसिकली लोगों से बात की गई, रैंडम जो सैम्पलिंग ली गई वो कैसा है, और जो जिनसे बात की गई उन्होंने अपनी दिल की बात कितनी एक्यूरेट बताई है। इस तरह के बहुत सारे जो समाजशास्त्री अध्ययन की बातें हैं, स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं और मार्जिन ऑफ एरर की बातें हैं, तो वो सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो कई बार तो वो बिल्कुल सही पड़ती हैं, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल है उनको भी बुरी तरह से गलत होते भी देखा है। जी। तो मैं जो बीच में डॉक्टर हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की जो बात हो रही थी बीच में रह रही थी, एक बार हम भर्ती की बात पूरी कर लें। 2019 के चुनाव में जब 18,000 ग्रुप डी की एकदम से नियुक्ति हुई, 18,000 से ज्यादा की, तो उससे एक माहौल ये बना कि हाँ, और प्रचार भी किया बीजेपी ने कि हमने देखो मेरिट पे नौकरी दी है, मेरिट पे नौकरी दी है, कोई पैसा नहीं, कोई पर्ची नहीं, पर्ची का मतलब सिफारिश नहीं, बिल्कुल, कि मेरिट पे हुआ। और उसका प्रचार का ये असर रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनवरी 2019 में 18,000 भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, लेकिन 2019 के चुनाव तक लगभग वो 80,000 के आसपास भर्ती हो चुकी थी। 2019 का चुनाव लोकसभा में पहला ऐसा चुनाव था जिसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती, और उन 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 79 सीट्स पे बीजेपी आगे थी। तो उससे इतना उत्साह बीजेपी को लगा, उनका विश्वास, आत्मविश्वास ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। जब लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने नारा दिया कि 79 पे तो हम थे ही, 79 75 से प्लस है, तो हम देखते हैं कि 75 पार से ज्यादा सीटें आएंगी, मतलब 75 से ज्यादा सीटें आए हमारे पास विधानसभा में आएंगी। ये नारा उन्होंने दिया, और इस नारे का ये असर हुआ कि लोकसभा, क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा गया था, पुलवामा हुआ था, क्षेत्रीय हमारा जो हरियाणा के जो लोग हैं 10% जो सेना अर्धसैनिक बलों में हमारी भर्ती है युवाओं की, देश सेवा की, देश प्रेम की भावना हमारे देश के लोगों में होती है, तो वो चुनाव लोकसभा का उस एंगल पे लड़ा गया। लेकिन जब विधानसभा की चुनाव आई तो उनको चयन करना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उनके विरुद्ध जो कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है उनके बीच में से, या जो क्षेत्रीय दल हैं, अब क्षेत्रीय दलों की कहानी 2019 से फिर स्टार्ट होती है। जिस आईएनएलडी का एक मजबूत गढ़ हरियाणा रहा है, चौधरी देवीलाल के क्लाइन से ये परिवार आगे बढ़ा है, फिर चौटाला साहब आगे बढ़े हैं, उनका हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के गठन से पहले से ही दखल रहा है इस परिवार का। और 2019 की ऐसी स्थिति बनी कि आईएनएलडी के एमएलए छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गया। उससे पहले उन्हीं के चौटाला साहब के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला, वो आईएनएलडी छोड़ के अपनी एक जननायक जनता पार्टी के नाम से पार्टी गठित कर ली।
तो 2019 के चुनाव में लोगों के सामने क्या था? एक बीजेपी सत्ताधारी दल, एक कांग्रेस और एक जेजेपी जिसका नेतृत्व दुष्यंत चौटाला एक युवा लड़का जो है, युवा नेता वो था, जिसकी कद काठी चौधरी देवीलाल जो उनके परदादा थे उनकी जैसी थी, उनका स्वभाव बोलचाल उस वक्त दुष्यंत चौटाला का ऐसा था। तो उन लोगों को लगा कि भाई ये तो चौधरी देवीलाल जैसा की स्वरूप है। दूसरा, कांग्रेस तो बीजेपी के खिलाफ लड़ ही रही थी। जेजेपी ने एक नारा दिया कि जो 75 पार का नारा दे रहे हैं, मतलब बीजेपी, इनको 75 पार नहीं, इनको यमुना पार करके जाएंगे। यमुना पार करना, यमुना पार का मतलब है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा यमुना नदी बांटती है, तो इनको हरियाणा से बाहर करेंगे। तो हरियाणा के लोगों ने उनकी इस बात को विश्वास करते हुए ना कांग्रेस को चुना, ना बीजेपी को चुना, और जेजेपी को इतनी वोट दी कि जेजेपी का कोई इतना बड़ा स्ट्रांग संगठन नहीं बन पाया था। लेकिन जो दूसरे दलों से जिनको टिकट नहीं मिली थी वो रातों रात जेजेपी में आए, जेजेपी उनको टिकट दिया। तो जिनका अपना एक व्यक्तित्व, एक स्ट्रांग होल्ड अपने अपने क्षेत्रों में था, और 10 एमएलए जेजेपी के जीत गए। यहां तक स्थिति ठीक थी जी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की कम सीटें आई 31, बीजेपी की आई 40, जेजेपी की आई 10, निर्दलीय 7 आ गए, एक हलोपा का वालकांडा भी जीत गया। तो बीजेपी ने तुरंत जेजेपी को अपने साथ में लाया, डिप्टी सीएम का उसको ऑफर दिया दुष्यंत चौटाला को, 12 बड़े डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला को दिए, और दिवाली वाले दिन एकदम से सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ हो गई। तो लोगों को लगा कि हमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था जेजेपी को, ये जेजेपी तो बीजेपी के साथ चली गई। तो 2019 से 2024 के बीच में जो सरकार 2014 से 2019 के बीच में चली थी, वैसी सरकार नहीं चल पाई। उसके कारण से कि 10-12 डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास चले गए। मनोहर लाल में, खट्टर में सीएम दूसरी दफा रिपीट हो गए तो एरोगेंसी आ गई। मुख्यमंत्री के आसपास की जो टीम थी वो ज्यादा मजबूत हो गई जी। जो कंटेक्ट पब्लिक के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में, सरकार के बीच में होना चाहिए, वो खत्म हो गया। कुछ तो मनोहर लाल खट्टर ने उस पर ऐसे कर दिया कि वो आईटी सेवी हैं, आईटी का ज्यादा ज्यादा प्रयोग किया उन्होंने, वो करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों को दूर कर दिया कि सीएम विंडो नाम की एक सीएम विंडो खोल दी 14 में 25 दिसंबर को जन शिकायत के लिए कि लोगों मेरे से ना मिले, इस पे डालें शिकायत। अब ऐसी सिस्टम को जब कोई लोग सिस्टम में लोग ही देखेंगे ना उसको, तो वो जो दूरी बनी, इस दूरी का नतीजा ये रहा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ता चला गया। 2019 की भर्ती में एक प्रयोग किया गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंटरव्यू समाप्त कर दिए। उसमें कहा कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा वही लोग आगे उस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हर साल सीईटी होना था, हर साल सीईटी हुआ नहीं, एक बार सीईटी हुआ, तो जो बच्चे उसमें पास हुए सिर्फ वही एलिजिबल बन गए। तो जो पर्ची बिना खर्ची की बात शर्मा जी आप कर रहे थे, उसका बाई प्रोडक्ट साइड इफेक्ट ये पड़ा कि जो बच्चे एलिजिबल थे सीईटी देने के लिए, वो सीईटी नहीं हुआ, तो इसलिए सीईटी नहीं दे पाए। जब सीईटी नहीं दे पाए, उसमें पास नहीं हो पाए, तो वो भर्ती में अपात्र बन गए। मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ कि पर्ची खर्ची वाला तो ठीक था, या नौकरी तो मेरिट पे दी जा रही थी, लेकिन इस दूसरे जो टर्म थी उनकी, उसमें नौकरी दी नहीं गई। कब बहुत, मतलब 3 साल तो 3.5 साल तो इसी में रहे। पर्ची खर्ची का फायदा हम लोगों तक पहुंचा ही नहीं बिना पर्ची खर्ची। इसलिए दूसरा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑपोजिशन हैं, ये जब विधानसभा के अंदर आप भी थे, मैं भी था, तो जब उन्होंने दावा ये बार बार करते कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने दी है, और कांग्रेस के सरकार में इस बार से पैसे से मिलती थी, तो उन्होंने एक दावा किया था कि आप जांच कराइए, बताइए 10 साल आपकी सरकार है, कौन सा पर्चा दर्ज हुआ। उल्टा बीजेपी की सरकार में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस से 1 करोड़ 7 लाख रुपए कैश पकड़ा गया, 3 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत टोटल उस डेंटल सर्जन की और एससीएस एग्जीक्यूटिव की भर्ती में पकड़े गए। वो केस अंदर दर्ज है, उसका डिप्टी सेक्रेटरी अंदर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्ती का पर्चा दर्ज है। अभी हम चलेंगे हरियाणा में अपने संवाददाता अनुपम के पास। अनुपम रोहतक में है, लेते हैं उनसे जानकारी कि क्या दृश्य है वहाँ पे। अनुपम जी अश्विनी। अनुपम, क्या सीन है वहाँ पे रोहतक में? जी, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहाँ अभी हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी किसके तरफ किसका पलड़ा भारी है। अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड हमें मिल रहे
वो हाँ बोलिए। हाँ, अभी लेटेस्ट जो हमें ट्रेंड मिल रहे थे कि बीजेपी पानीपत ग्रामीण, फतेहाबाद और सधौरा सीट से लीड कर रही है और कांग्रेस राडौर, समलखा और बेरी सीट से लीड कर रही है और अर्जुन चौटाला जो है INLD के वो रानिया सीट से लीड कर रहे हैं। तो अभी चुनाव आयोग की तरफ से यही घोषणा हुई है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम श्रोताओं के लिए सूचना देते रहे। अनुपम, हमारे साथ डॉक्टर धीमान हैं स्टूडियो में और प्रोफेसर आशुतोष। प्रोफेसर आशुतोष कुछ बात करना चाहेंगे आपसे? आपने चौटाला जी का नाम लिया तो ये एक निश्चित रूप से संकेत हो सकता है कि क्या उनकी पार्टी कुछ एक सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। इस पर आपकी राय बताएं। निश्चित रूप से मैंने सुबह भी आकाशवाणी के समाचार में बोला था कि एक INLD और बसपा का जो गठबंधन हुआ है और JJP और ASP का जो गठबंधन हुआ है उसमें डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे सरकार के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, सरकार के गठन में। और जहां तक चौटाला परिवार तो दशकों से हरियाणा की राजनीति में एक प्रमुख स्थान लिया हुआ है और देखते हैं इस बार क्या स्थिति होती है। अनुपम, डॉक्टर धीमान भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ पर स्थित हैं? जी, मैं ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक के मतगणना केंद्र पे हूं। अभी आपके पास रोहतक सिटी की क्या स्थिति है, जानकारी है? रोहतक सिटी की फिलहाल पोस्टल बैलेट का काउंटिंग जस्ट ओवर हुआ है। अभी जस्ट ट्रेंड्स आने वाला है। अभी जैसे ट्रेंड्स आएगा हम अपने श्रोताओं को सूचित करेंगे। अच्छा, और कहाँ का आपको रोहतक के जिले की किस सीट का आपके पास कोई रुझान का मालूम है? नहीं, अभी तो रोहतक का जस्ट समाप्त हुआ है। अभी चारों सीट का हमें सूचना मिलेगी तुरंत। आपका गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक, मेहम और कलानौर सीट का। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ देर बाद, जानकारी लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जो पर्ची खर्ची का मामला था, ये चलने का प्रयास किया था, बीजेपी ने इसमें खूब जोर किया और ये बीजेपी का एक ये बताने में काफी हद तक सफल भी रहे कि हमने बिना सिफारिश के, बिना पैसे के पर्ची के हमने ये किया। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, भर्ती नहीं हुई। हरियाणा के सरकार के जो पद हैं, स्वीकृत पद 4,50,000 के आसपास हैं। इतनी भर्ती होने के बावजूद 2 लाख के आसपास पद अभी रिक्त हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि मैंने 1,40,000, 1,43,000 सरकार ने कहा है कि बीजेपी ने कि हमने 10 साल में 1,43,000 पक्की सरकारी नौकरी दी। लेकिन 2 लाख पद खाली रहना, इसकी एक किस तरफ इशारा करता है? ये इस तरफ इशारा करता है कि हरियाणा का गठन हुआ था 66 में 1 नवंबर को। सरकारी भर्तियां उसके बाद होनी शुरू हुई हरियाणा की। जो पंजाब के कर्मचारी जो आए थे वो आए थे, उसके बाद हरियाणा के अपने कर्मचारियों की भर्ती शुरू हुई। 2-3 दौर में भर्तियां हुई तो हरियाणा का कर्मचारियों का रिटायरमेंट जो है वो बढ़ता चला गया। लगभग ये रिक्तियां इसलिए हुई कि रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट के अनुपात में भर्तियां उतनी नहीं हो पाई, ना कांग्रेस सरकार में उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी हो पाई, ना बीजेपी की सरकार में भर्तियां तो हुई लेकिन उतनी नहीं हो पाई। तो आज स्थिति ये है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी 2 लाख सरकारी नौकरियों को देने का एक वादा किया है। इसका मतलब है कि 2 लाख तो अभी पद खाली हैं ही, या आने वाले टाइम में और पद खाली होंगे। ये आपकी बात ठीक है कि ये रोजगार जो है, सरकारी नौकरी खासतौर पे हम कहें तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। ये इसने बहुत पार्ट प्ले किया है। बहुत पार्ट। इसमें ही मैं एक चीज जोड़ता चलूं कि इस सरकार ने, जो पिछली सरकार है, उन्होंने जो निजी क्षेत्र हैं उसमें भी आरक्षण देने की बात की और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो अभी हालांकि उस पर रोक लग गई है। उस तरह की भी बातें हैं। और जो धीमान साहब ने बात की कि भाई 4.5 लाख के आसपास की रिक्तियां थी, 2 लाख पद 4.5 लाख है, 2 लाख पद रिक्त है जी। तो इतने रिक्त पद के साथ एक और ये भी देखना होता है कि वो जो युवा है जो 4 साल 5 साल में एज बार हो रहा है या तैयारियों से दूर हो रहा है या उसने एक आस लगाए रखी है कि मुझे सरकारी नौकरी मेरी प्रतिभा और शिक्षा के बल पर मिलेगी, तो वो उसे यदि मौका नहीं मिल पाता तो वो एक बड़ा वोटर और एक जो युवा है उसके साथ घर परिवार के सारे लोग भी जुड़े होते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स निश्चित रूप से इसमें इस चुनाव
चुनाव में देखने को मिलेंगे। जी अश्वनी, जो शर्मा जी एक आप जो कह रहे थे ना कि एक बड़ा मुद्दा ये रहा, हालांकि जब मतदान होता है तो चुनाव आयोग के पास तो कोई ऐसा डाटा नहीं होता है कि किस वर्ग ने, किस जाति ने, किस व्यवसाय करने वाले ने किसको वोट दिया। लेकिन जो सर्वे करने वाली एजेंसी हैं, जैसे एग्जिट पोल करते हैं, तो एग्जिट पोल वालों ने, एक एजेंसी ने अपने उसमें शामिल किया कि जो उनका 1% का जो टोटल जो सर्वे किया उन्होंने 1% लोगों का, कि महिला ने किसको दिया, पुरुष ने किसको दिया, मतलब वो परसेंटेज निकाली रोजगार करने वाले। तो उसमें सबसे एक बड़ा ट्रेंड ये आया कि जो रोजगार हैं उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो हरियाणा की एक और मैं आंकड़ा देता हूँ, CMIE एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, वो पिछले 3, 4, 5 साल से लगातार हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे दिखा रही है पूरे देश में। हालांकि उसके आंकड़े से मैं भी इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ, 37% के आसपास बेरोजगारी दिखाती है। लेकिन जैसे एग्जिट पोल के हम सर्वेस को एक दिशा मान लेते हैं कि भी हम एग्जैक्ट ना हो, लेकिन दिशा तो बताता है, एक बता रहा है कि कौन सी ट्रेंड। हाँ, तो CMI के आंकड़ों को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के अंदर भी ऑन रिकॉर्ड और हरियाणा विधानसभा के बाद जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछते तब भी उन्होंने ये कहा कि CMI के आंकड़े फर्जी हैं। CMI एजेंसी को लीड करने वाला आदमी कांग्रेसी है, इसलिए ये हरियाणा को जानबूझकर ऊपर दिखा रहा है। लेकिन जब वित्त मंत्री रहे केंद्र सरकार में कांग्रेस के पी चिदम्बरम अभी महीना पहले चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मैंने उनसे पूछा कि CMI के आंकड़ों की कितनी सत्यता है, वैधता है, इसका क्या मायने है कि मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर, तो इसको कहते हैं कांग्रेसी, हेडेड बाय कांग्रेसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं देश का वित्त मंत्री रहा हूं, CMI कोई छोटी एजेंसी नहीं है, इसके आंकड़ों पे तो भारत सरकार भी अपना विश्वास करती है, अपनी प्लानिंग करती है, दूसरे और महकमे प्लानिंग करते हैं, और दूसरी कंट्रीज भी CMI के आंकड़ों को वैलिड मानते हुए, उसको आधार मानते हुए आगे चलाते हैं। और प्रोफेसर आशुतोष भी क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की एजेंसीज को, क्योंकि ये ज़्यादा काम रिसर्च का है, तो इसको इस बात से मुंह फेर लेना कि हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है, और जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 8-9% आई थी, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा था, इसकी तरफ ये खाली ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार में बढ़ा है, लेकिन 10 साल की टेन्योर बीजेपी की रही है, और जो तात्कालिक कारण बन जाते हैं मतदान करने के वक्त में, उसमें एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी रहा, सरकारी नौकरी नहीं। जैसे प्रोफेसर ने कहा कि लोग, मेरे पास तो लोग सीधे जुड़े हुए हैं युवा जी, कितने लोग रोते रोते ऐसे ओवर एज हो गए हैं जिनकी उम्र निकल गई है, वो नौकरी अब नौकरी के काबिल नहीं रहे, उनकी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, मेरिट होने के बावजूद सीट ही नहीं दे पाए, बार बार भर्तियां वापस ली जाती रही। हरियाणा विधानसभा में एक सवाल ये आया था, एक विधायक ने पूछा था कि कितनी एडवर्टाइज हुई, कितनी वापस हुई, तो बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया था। HPSC का भी, HPSC तो ग्रुप A और B की भर्ती करती है जी जी, उसमें भी इतनी वापसी हुई कि जब एक बार हम एडवर्टाइज करते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर एडवर्टाइज करते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर एडवर्टाइज करते हैं, इससे युवा जिसकी उम्र निकली दी जा रही है उसको तो वो क्यों वोट देगा, अपना नाराजगी तो जताएगा। वो नाराजगी मुझे लगता है हरियाणा विधानसभा के 2024 के चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही है। मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया इंडियन नेशनल लोकदल ने, और आजाद समाज पार्टी कांचीराम के साथ जननायक जनता, और जाहिर है कि यह गठबंधन को सोच के किया गया, एक जाति विशेष वर्ग का जो वोट था उसको ध्यान में रखते हुए। तो क्या वोट बंटा कैसे लगे? इसमें हरियाणा की जो सिनेरियो है, वोट जो कास्ट बेस्ड जो वोट है, इसको अगर हम 2000, वैसे तो अगर इतिहास देखें तो एक बार जब पूरे देश में और कम से कम जो उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी, जब कांसीराम जी थे जीवित थे, तो बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा एक मतदाता वर्ग बन गया था। पंजाब भी उसमें, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश में तो राज ही करके चले गए वो, और हरियाणा में भी वो संगठित हुआ उस पर्टिकुलर कास्ट से जुड़े मतदाताओं का। हरियाणा में 4-5-6% तक वो वोट लेते रहे, और 4-5-6% वोट बहुत बड़ा वोट होता है। अपने दम पे तो कभी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जिस भी गठबंधन के साथ वो जाते थे उसमें 1+1 करके वो 11 बनने का प्रयास करते थे जी। 1998 के लोकसभा चुनाव में
इनेलो जिसको आईएनएलडी बोलते हैं और बसपा का गठबंधन हुआ था, उसमें सीटों का जब बंटवारा होगा उस सीट पे आईएनएलडी को जो सीट, बसपा को जो सीट मिली थी उसमें एक अंबाला भी थी, और अंबाला लोकसभा सीट से उस वक्त के अमन कुमार नागरा जीते थे। इस जो दलित समुदाय का जो वोट है इसका इतना इम्पैक्ट था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बसपा का गठबंधन करते, पार्टी के साथ तोड़ लेते, करते तोड़ लेते करते, उनकी क्रेडिबिलिटी गिरती चली गई, अकेले चुनाव लड़ते चले गए, वोट बैंक नीचे गिरता 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 बहुत नीचे चला गया। वो जो वोट कांग्रेस का पहले देते थे, कांग्रेस से हटके बसपा में आए थे जी, वो छिटक गया वोट, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई और किसी के साथ अटैच हो गया, उसका वो मार्जिनल वोट रह गया सिर्फ। तो अब जो 2024 के चुनाव में आईएनएलडी ने फिर बसपा के साथ गठबंधन किया, इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पर इतना रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा कि सरकार बना लेंगे। जिस सीट पर आईएनएलडी स्ट्रांग है या बसपा स्ट्रांग है, दोनों को मिलके वहां पर आईएनएलडी बसपा गठबंधन के 6-7 सीटों पे, जैसे प्रोफेसर आशुतोष ने कहा था, उन पे ही मजबूत हो पाई। उतनी वोट नहीं ले पा रहे कि वो सरकार, जैसे हमारे फील्ड से कोई संवाददाता कह रहे थे कि उनका रोल रहेगा, सत्ता में तो कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बन रही है तो फिर सत्ता में तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, वो तो पक्ष में रहेंगे जी। ऐसी जो आपने कहा जेजेपी का और असपा का किया, जो बसपा के साथ भी वोट नहीं था, जो चंद्रशेखर आजाद के साथ थोड़ा वोट है जी जी, तो जेजेपी ने उसके साथ गठबंधन करने का ये प्रयास किया कि हम भी हैं, वही गठबंधन जो आईएनएलडी और बसपा का है वही गठबंधन हमारा है, पर वो तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर पा रहा कहीं पर भी। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए जो एग्जिट पोल है उनके जो आंकड़े हैं, इनेलो और बसपा को 3 से 4 सीट देते हुए बता रहे हैं, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो भी अन्य के लिए करीब 9 या 10 का दिखा रहा है जो काउंटिंग चल रही है। दिमान साहब और अश्विनी जी, हमने बाकी सब पार्टियों की बात की, तो इसमें आम आदमी पार्टी इस बार पूरे सीट्स पर आई है। पिछली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की सीट दी थी और उसमें करीब 90,000 वोट के जरिए चौटाला ने जो वोट ली थी उसके चलते कांग्रेस के नवीन जिंदल सांसद बन गए थे, वहां पर बीजेपी के जी सांसद बन गए थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने बहुत दूर तक कांग्रेस और उन सब से बातचीत रही, दोनों पार्टियां बहुत दिनों तक बोलती रही कि हम साथ आ जाएंगे या शीट शेयरिंग पे बात चल रही है, लेकिन पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड वो आए हैं पंजाब के साथ लगते हुए प्रदेश हरियाणा में। तो आम आदमी पार्टी के बारे में यदि हम बात करें, आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या लगता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, अभी पहले दौर के कुछ परिणाम 2-3 जगह से हमें मिले हैं जो ऑफिशियल हैं। तो कैथल में बीजेपी अभी आगे चल रही है कांग्रेस से जी, और सोनीपत के बड़ौदा में जो कांग्रेस आगे चल रही है, और नरवाना में जो है वो बीजेपी के कृष्ण बेदी आगे चल रहे हैं। और बीजेपी का जो सुबह जब तक अपना बैलेट पेपर थे उससे लेके अब तक की स्थिति सुधरी है, अब वो लगभग 26-28 सीटों के आगे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस तो आगे रहेगी ही, लेकिन बीजेपी की जो हालत बहुत खराब नजर आ रही थी, 20 से अब 26 तक पहुंच गए, सुधार हो रहा है जी। तो जैसा कि मेरी बात भी हुई थी धीमान साहब से, इन्होंने तब का ये इनका अनुमान था कि 35 सीट के आसपास वो आगे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि शाम को 30 के ऊपर तो वो हमें दिखें। मेरा ये मानना है कि मेरे पास जब लोकसभा के चुनाव के बाद और विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पहले बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे नेता डिस्कशन करते हैं। मेरा सामान्य तौर पे पत्रकारिता के नाते रहता है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग जैसे कि बोलता है कि नो ओपिनियन पोल, घोषणा से पहले कोई ओपिनियन बता दे, ओपिनियन पोल चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आचार संहिता में आता है तो वो नहीं बताया जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे अखबार चैनल वाले बताते रहते हैं, मैं उसको काउंट नहीं करता लिखित में, लेकिन हम डिस्कशन में तो कर ही सकते हैं, उस पर तो कोई चुनाव आचार संहिता नहीं है जी। तो मेरे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं नेताओं की। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने मेरे से पूछा चुनाव घोषणा होने से पहले, और ये लिखित में रखा हुआ है, मेरे से उन्होंने पूछा कि दीवान साहब क्या होगा हरियाणा में। मैंने उनको कहा था, ये उस वक्त की बात है जब घोषणा भी नहीं हुई थी, कि कांग्रेस 55 ±3, अच्छा, बीजेपी 23 से 30, ये आंकड़ा मैंने उनको दिया था। और अब एग्जिट पोल भी आ गए हैं, आज मतगणना भी चल रही है। मुझे लगता है जो बीजेपी का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी का शहरों में वोट इंटैक्ट है जी, जो 1000-2000 के आसपास को अंतर से जो तो सीटें हारेंगी वो बल अलग है,
लेकिन ये 23 से 30 के बीच में मुझे अभी भी लग रहा है कि 23 से 30 के बीच में ये रहेंगे, जो कि मैंने उस पर प्रेडिक्ट किया था। और कांग्रेस हो सकता है 58, जैसे मैंने 55 प्लस में 3 बोला, 58, 60, 61 तक भी जा सकती है। लेकिन इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं वो बाहर हुए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था कि 2014 में जो कांग्रेस से दुर्गति हुई थी, वो सब दुर्गति बीजेपी के साथ नहीं होगी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की वोट कम हो गई है। अगर क्षेत्रीय दल मजबूत होते, जैसे 14 में आईएनएलडी मजबूत थी जी, तो बीजेपी की स्थिति भी नाजुक हो सकती थी। वो मजबूत नहीं हो पाए गठबंधन करने के बावजूद। कुछ ही 4, 5, 6, 7 सीटों पे नू में है, पलवल में है, अंबाला में है, सिरसा जिले में है, जींद जिले में है जी जी। इस तरह से स्कैटर्ड एरिया में वो मजबूत हुए। वो भी इसके कारण से, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट्स हैं इंडिविजुअल, उनकी छवि जो उनकी टिकट पे लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे जगाधरी से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो उसको टिकट नहीं मिली, अकरम खान को टिकट मिल गई, उसने स्विच ओवर कर लिया आम आदमी पार्टी में जी। वो चुनाव में पिछली दफा 48,000 के आसपास वोट लेके गया था निर्दलीय, तो उसकी अपनी छवि है, तो उसको जो वोट पड़ेगी वो आम आदमी पार्टी की कम, उसकी अपनी ज्यादा पड़ेगी। ऐसे ही जो साढौरा कंस्टिट्यूएंसी है, जो आपके श्रोता हैं, अगर वो सुन रहे हैं, ये जानते हैं, हरियाणा के श्रोता हैं, साढौरा कंस्टिट्यूएंसी में जिसको कांग्रेस की टिकट मिलनी थी उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां पर सिटिंग एमएलए भी कांग्रेस का, तो उसको मिल गई। सिटिंग गेटिंग का फार्मूला कांग्रेस ने दिया, सभी सिटिंग को रिटेन किया, उनको रिटेन किया जी। तो वो बसपा में चला गया, बसपा और एनडीए के गठबंधन में चला गया। वो भी इतना मजबूत कैंडिडेट है, पिछली दफा उसने भी काफी अच्छी 40,000 के पास या 37,000 के आसपास वोट ली थी, तो वहां भी उसकी अपनी छवि बन गई। अब ट्रायंगुलर में कहीं पर हो सकता है बीजेपी जीत जाए, ट्रायंगुलर में हो सकता है गठबंधन के या जो दूसरी पार्टी से लोग गए हैं वो ये जीत जाए। मतलब उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, नुकसान कांग्रेस को ही है। तो ये जो स्कैटर्ड में आईएनएलडी बसपा की सीट है, जो 2 आए, 3 आए, 5 आए, कितनी भी आए, या मजबूत स्थिति में साथ में जजपा और असपा बाहर होगी। और अभी आम आदमी पार्टी के डिस्कशन का टाइम है ना हमारे पास जी जी, जो प्रोफेसर आशुतोष ने कहा, बिल्कुल करिए। हरियाणा में 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी जी। मुझे जिसमें अखबार में था, उस अखबार से मुझे कहा गया कि लोकसभा में क्या स्थिति है। तो मैंने कहा कि लोकसभा में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और कांग्रेस तो क्योंकि सत्ताधारी दल थी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल पाएंगी उतनी। 14 के चुनाव की बात कर रहा हूँ जी जी। तो बोला नहीं, आम आदमी पार्टी को इंक्लूड करो आप। मैंने कहा तो आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं है हरियाणा में। बोले नहीं, फिर भी आप इंक्लूड करो। तो मुझे अपनी रिपोर्टिंग में कांग्रेस, बीजेपी और एनडीए थी उन दिनों जी, वो तो स्वयं करनी पड़ती थी मुझे सामने, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी जानबूझकर मुझे करना पड़ता था, उनका कोई कैंडिडेट का फलाना ये हो, जब कुछ नहीं था। फिर 14 के चुनाव में जो रिजल्ट रहे सबके सामने थे। उसके बाद दिल्ली में फिर सरकार पीट हुई आम आदमी पार्टी की। 19 के लोकसभा चुनाव में मुझे फिर कहा गया कि आम आदमी पार्टी को मजबूत रखना है। मजबूत का मतलब कि उनको रिपोर्टिंग से बाहर नहीं करना। मैंने कहा यहाँ हरियाणा में कुछ नहीं उनका। फिर 2024 की स्थिति आई। अब तो खैर मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो क्योंकि पंजाब में सरकार बना चुके थे, हरियाणा, दिल्ली में सरकार बना चुके थे, आसपास बहुत सारे राज्यों में चुनाव में लड़ चुके थे, लेकिन हरियाणा में मुझे फिर भी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कुछ है नहीं। अच्छा, कारण क्या था? हरियाणा में कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय दल इंक्लूडिंग बीजेपी, ये ट्रेंड 1966 से जो 67 में पहला चुनाव हुआ था उससे रहा है जी जी। और एक क्षेत्रीय दल कोई और रहा है। जैसे पहले जब शुरू में राव बरेंद्र, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग बन के पंडित भगवदयाल शर्मा की सरकार गिराई थी, तो उन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी बना ली थी, उसका योगदान रहा 10-12 साल जी। जब बंसीलाल जी कांग्रेस से अलग हुए तो हरियाणा विकास पार्टी बना ली, तो उनका योगदान रहा आईएनएलडी के साथ साथ 95-96 के आसपास। हाँ, वो 91 में ही आगे थे, मतलब उससे पहले ही चले गए थे कांग्रेस छोड़ के। तो हरियाणा विकास पार्टी और 96 में तो सरकार ही बना ली थी बीजेपी से मिलकर। जी हाँ जी हाँ। फिर आईएनएलडी का चौधरी देवीलाल की वजह से जब इसके अलग अलग समय पर अलग अलग नाम रहे हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल की पार्टी के नाम से ही चलते रहे। तो ये क्षेत्रीय दल रहे हैं, या तो कांग्रेस के रहे हैं या इनके रहे हैं। बीजेपी जब हरियाणा विकास पार्टी के साथ लग गई तो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बन गई, जब आईएनएलडी के साथ लग गई तो आईएनएलडी की सरकार बन गई। बिल्कुल। और जब अलग अलग हो गए तो फिर किसी की भी नहीं बनी, तो कांग्रेस की बन गई। इसलिए हरियाणा की राजनीति में स्पेस नहीं था आम आदमी पार्टी के लिए। फिर 2019 में बाई चांस आईएनएलडी से छोड़ के जेजेपी बन गई, तो एक और क्षेत्रीय दल होगा जो हरियाणा विकास पार्टी
कब 2000 से पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे वो, 2005 से पहले वो सारे का सारा वो खत्म होगी पार्टी। उसके बाद जब 2007 में हजका बनी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उनके बेटे ने अलग पार्टी बना ली भजनलाल जी समेत, उसका कांग्रेस में विलय हो गया। तो पार्टी क्षेत्रीय दल बने खत्म हुए। हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार बन गई 2014 में, जी हाँ, 24 तक चल रही है अभी। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए स्कोप था ही नहीं, और इस बार के चुनाव में उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। लेकिन क्या यदि 2-3% वोट भी यदि वो लेकर जाते हैं या 5% के अलावा, तो ये तो भाजपा और कांग्रेस की जो यदि हम देखें कि मत प्रतिशत या वोटों का अंतर बहुत कम होगा, तो ऐसे में ये छोटी जो पार्टियां हैं थोड़े थोड़े भी वोट लेकर नुकसान और स्विंग तो कर ही देंगे रिजल्ट को ना। आम आदमी पार्टी इतनी वोट परसेंट पड़ ही नहीं रहा। अच्छा जी, वो तो 1% या 1.5% के आसपास सिमट जाए तो सिमट जाए। मैं आपको एक और नवीनतम जानकारी देना चाहता हूँ। अम्बाला में असीम गोयल जो है वो पिछड़ रहे हैं और अनिल विज भी अभी पीछे चल रहे हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी जो हैं वो अपना अंतर बनाए हुए हैं लगभग 700-800 वोटों का, और रनिया से शीशपाल कंबोज जो हैं वो भी पिछड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं एक और बात आपको, मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं पूरे हरियाणा में, उनसे एक सर्वे करवाया, एक तरह से उनसे सारी फील्ड में भेजा और एक असेसमेंट लिया उनसे। जी जी। तो कुछ दिन पहले हमने एक अनुमान लगाया, तो हमारा जो लग रहा था उस समय, उन दिनों की जो स्थिति थी, कई बार दिनों में स्थिति बदल जाती है, बिल्कुल, तो बीजेपी जो है वो 35 सीटों पे हमें लग रहा था कि ले जा सकती है उसमें। तो अभी की जो स्थिति हमें निजी चैनल दिखा रहे हैं, तो बीजेपी 38 सीटों पे आगे चली गई है और कांग्रेस 48 के आसपास जा रही है, और अन्य भी 4 बने हुए हैं। तो जैसा कि डॉक्टर धीमान कह रहे थे कि कई जगह तिकोना मुकाबला जो है वो बीजेपी को फेवर कर सकता है, और जब शहरी जो दौर हैं का मतगणना के, उसमें बीजेपी का जो वोट बैंक है, हालांकि ये रुझान बदलते रहेंगे समय के अनुसार। जी हाँ, जी हाँ। अभी 10 बजने वाले हैं, तो उसके बाद स्थिति और भी बदल सकती है। लेकिन जैसे रुझान बदल रहे हैं तो लगता है कि दिलचस्प रहेंगे जो परिणाम है, आते जब तक आते जाएंगे जी, तो दिलचस्पी बनी रहेगी। जैसे कि जब हमने बात शुरू की थी तो भाजपा 20-22 के आसपास थी और अब 38 सीटों पर फाइट कर रही है, और कांग्रेस 48 पर आ गई है जो 55 से है। तो अभी तो विभिन्न दौरों के काउंटिंग होनी है, तो अभी एग्जैक्ट पोजीशन आने में तो वक्त लगेगा। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की आपने बात की थी कि उसने पूरी 90 सीटों पे लगभग अपने उम्मीदवार उतारे, और मैंने जो हमने देखा इस मतगणना के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, कि आम आदमी पार्टी का, जैसा डॉक्टर धीमान ने बताया, कि कोई बहुत बड़ा आधार नहीं रहा है। 1 या 2% वोट की बात कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत कम मत जो है उनके पक्ष में है, ऐसा जो फील्ड रिपोर्ट है उसके आधार पे हम कह रहे हैं। बाकी परिणाम बताएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। और प्रचार की भी बात करें तो जो केजरीवाल भी प्रचार के लिए आए, उनके जो भी नेता प्रचार के दौरान रहे, जो रिपोर्ट हमें मिलती रही, उनका प्रचार हरियाणा के मुद्दों पे सीधा फोकस नहीं था। उनका प्रचार वही था कि दिल्ली में हमने ये किया, तो दिल्ली में हम, वो दिल्ली का गुणगान ज्यादा किया जा रहा था, हरियाणा की बात कम हो रही थी। उसको रेप्लिकेट करने की, दोहराने की बात कर रहे थे। लेकिन हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं। जी हाँ, जी। कुछ चीजें कॉमन है, रोजगार है, चिकित्सा, वो बात अलग है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, अगर हमने वहाँ चिकित्सा सुविधाएं देनी है तो हमारा एक अलग मॉडल होगा। अगर वही सुविधाएं हमने पंजाब में देनी है, हरियाणा में देनी है, तो एक अलग मॉडल हमें लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि प्रचार में कहीं ना कहीं होमवर्क कम था जी, और वैसे भी अभी आधार उस तरह से नहीं है। जहाँ तक पंजाब की बात है तो तब स्थिति कुछ और थी। कांग्रेस की जो हालत थी बहुत खराब थी। वहाँ भी एक नौकरी वाला जो मुद्दा जैसे आज हरियाणा में बना है, जी हाँ, तो वहाँ भी जो सत्ता पक्ष था उसको लेकर वो काफी दिक्कत थी, लोग नाराज थे, और श्रोमणी अकाली दल भी पिछड़ गया था, काफी लोग एक बदलाव चाह रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे लगता है कि वो लोगों को एक बदलाव चाहिए था। लोग कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल वो ऊब चुके थे, तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को ज्यादा हुआ था।
वो जो गैप था, वैक्यूम था, उसको भरने के लिए वो आम आदमी पार्टी उसका लाभ ले सकी, क्योंकि और कोई बदल नहीं दिख रहा था तब। जी जी। तो हरियाणा में अभी ऐसा कुछ, अभी जैसे रुझान भी कुछ बता नहीं रहे कि आम आदमी पार्टी की कुछ स्थिति ऐसी है। तो डॉक्टर साहब से लेते हैं कि और क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी अब कांग्रेस लगभग बराबर ही एक चैनल तो 44 दिखा रहा है, बीजेपी कांग्रेस 43 दिखा रहा है। अच्छा। तो लेकिन ये क्योंकि अभी तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लड़ाई दिन दोनों के बीच में ही है, फर्स्ट सेकंड, ये तो माना भी है सीएम ने दोनों के बीच में है। और वो कमोबेश ऐसी स्थिति थी जिसमें आम आदमी पार्टी और आसपा जेजेपी ये इनका कोई ज्यादा नहीं होगी। लेकिन एक में मैं ये जरूर एड ऑन करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी ने प्रचार खूब किया, लेकिन पूरे का पूरा फोकस दिल्ली और पंजाब की सरकारों में क्या क्या काम किया उस पर, जैसे आपने बताया, उस पर रहा। हरियाणा के लोगों की दिलचस्पी उस पर थी नहीं। जी। 5 गारंटियां देने की वो बात करते रहे, उससे ज्यादा तो गारंटियां कांग्रेस ने और बीजेपी ने दे दी थी। दोनों का अपना एक योगदान था। सत्ता में 10 साल वो रह ली, उससे कांग्रेस तो पहले भी रही है। जी। तो इसलिए लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट इतने ज्यादा मजबूत हैं, भले ही उनको वोट वो सीट ना जीत पाए, भले ही एक आध सीट कोई निकल भी जाए ट्रायंगुलर में जो कम 1000 मार्जिन की 2000 के मार्जिन की है, लेकिन उन कैंडिडेट्स ने दूसरे पार्टियों के रिजल्ट को प्रभावित करना ही करना है। और हरियाणा में लगभग जितने भी इनको पार्टी को वोट पड़ेंगी, इक्का दुक्का जगह छोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान। जी। जैसे जगाधरी का एक एग्जांपल लेके मैं बता सकता हूँ कि वहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट, दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की लड़ाई में एक को ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा मिलनी है, एक को शहरी क्षेत्र और गांव की मिक्सी मिलनी है, बीजेपी के कैंडिडेट को दोनों जगह की मिलनी है। तो वहां के कंवरपाल सीट निकाल सकते हैं जगाधरी की। उसका बेनिफिट ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की वजह से उसकी जीत। अभी हमारे पास कुछ ऑफिशियल आंकड़े आए हैं निर्वाचन आयोग से, तो बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 28 सीटों पर आगे है। और अगर हम कुछ कैंडिडेट्स की बात करें जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसे जी, तो लाडवा में नायब सिंह सैनी बढ़त बनाए हुए हैं, अर्जुन चौटाला भी आगे चल रहे हैं, और उचाना कला से दुष्यंत चौटाला अभी बढ़त बनाए हुए हैं। जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस की आगे चल रही है उम्मीदवार। गढ़ी सांपला कलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं अभी। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर जो है कांग्रेस के, वो आगे हैं। और अंबाला शामनी में अनिल विज एक बार फिर आगे हो गए हैं। जहाँ से सरकारी आंकड़े, गुड़गांव वाला जो पार्ट है, इस पे ये थोड़ा रोचक इशू है मोहित ग्रोवर का। ये गुड़गांव सीट शहरी सीट है, और इस शहरी सीट में बीजेपी का वर्चस्व थोड़ा सा गुड़गांव में रहा है जी। वहां से मोहित ग्रोवर को टिकट दी है कांग्रेस ने। इस गुरुग्राम सीट पे आप कुछ कहना चाहते हैं अपडेट? मैं यही कहना चाह रहा था कि गिरिराज हमारे संवाददाता पलवल से, वो जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे लेते हैं कुछ जानकारी, फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे जी। हाँ, हेलो गिरिराज। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या पलवल में क्या सीन है, कैसी स्थिति है? सर पलवल में अभी पहला राउंड हथीन का आया है जी, और उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मोहम्मद इजराइल जी, वो बढ़त बनाए हुए हैं, और दूसरे नंबर पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं मनोज रावत जी, और थर्ड पोजीशन पे इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी से तैयब हुसैन जी है। और कोई आप बताएंगे, जानकारी है आपके पास? अभी तो फिलहाल सर यही है, अंदर से डाटा हमारे पास में आया है। ठीक है। वैसे क्या माहौल है वहाँ पे? वैसे सर जो तीनों सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत स्थिति में है सर, कांग्रेस के कैंडिडेट में। ठीक है गिरिराज, हम आपसे फिर मिलेंगे, आप नजर बनाए रखें, लेंगे आपसे और जानकारी। जी सर। हाँ डॉक्टर धीमान, अब आप अपनी बात कह रहे थे, वो उस पर ही बात करते हैं। देखो, जो आम आदमी पार्टी का मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, और वो बीजेपी को उसका फायदा कमोबेश होगा। ऐसी जहां पर आईएनएलडी और बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार मजबूत हैं जिन सीटों पे, वहां पर भी कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। इसकी स्थिति, इसकी कमोबेश स्थिति, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है। कोई किसके पक्ष में जाए किसके खिलाफ जाए वो बात अलग है। बीजेपी की जो स्थिति अभी फर्स्ट के
पहले या दूसरे राउंड में भी स्थिति नजर आ रही है कांग्रेस की और बीजेपी की बराबर लगभग आ रही है। लेकिन ये स्थिति में थोड़ा सा मुझे लगता है फिर चेंज होगा। अभी पहला या दूसरा राउंड के रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं। जो सीटें हैं मार्जिनल सीटें, उनकी संख्या ज्यादा है। जिनकी जीत का कम ज्यादा अंतर, मतलब कम सीटों का अंतर रहेगा जीत और हार का, वहां पर बीजेपी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान जो है अब तक के डेढ़ घंटे के जो लगभग 1.25 घंटे हो गए हैं, इसमें स्थिति बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। लेकिन बीजेपी की दुर्गति उतनी नहीं होगी, इसलिए वो कमोबेश उतनी स्थिति में रहेगी। जैसे 40 सीटें तो 2019 में मिल गई थी। अभी ये जो ट्रेंड है इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, फ्लक्चुएट है। अभी डॉक्टर धीमान जो निजी चैनल पे आ रहा है ट्रेंड, और हमारे पास जो ऑफिशियल भी आए हैं, ऑफिशियल में देखें तो हमारे पास आया कि बीजेपी 35 पे आ गया और कांग्रेस 29 पे आ गया है। इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पे आ गया है। और अभी जो चैनल्स दिखा रहे हैं कि 47 पे बीजेपी आगे हो गई है और कांग्रेस 40 पे आ गया है। और कांटे की टक्कर नजर आ रही है अभी तो। हाँ, ये अभी क्योंकि इसमें ऑफिशियली डाटे में जो बैलेट पेपर का रिजल्ट है, ऑफिशियली डाटा में पहले वो शामिल हुआ है। फिर ईवीएम की जो पहले राउंड के अगर उसमें कोई रिजल्ट्स आए हों, उनके पास अपडेट हुआ हो, इसलिए आए हैं। ये भी सारे 90 के 90 तो है नहीं, 29 और 35 जो हैं ये 65, 64, 66 के आसपास बनते हैं। तो ये भी जब 90 की तस्वीर आएगी उसमें पता लगेगा। जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो तो बहुत सारे आगे एडवांस में ज़्यादा चलते हैं, उनके पास कुछ रिपोर्टर्स के पास स्थिति वहाँ पर लोकल में भी होती है। स्थिति जैसे नूह क्षेत्र ले लीजिए, नूह जिले की और पलवल की, जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया हथीन और गुड़गाम की सोहना। नूह के तीनों सीटों में मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, हथीन में भी मुस्लिम मतदाता काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसी सोहना में भी 1 लाख से के आसपास के मुस्लिम मतदाता हैं। मतलब मुस्लिम मतदाता वहां पर प्रभावित हथीन की सीट को और सोना की सीट को करता है, और तीनों में तो उनका बहुतायत है, पुन्हाना, फिरोजपुर, जीरका और नूह। इन सीटों पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। अभी रिजल्ट जब आएंगे जब पता लगेगा। ऐसी जो स्ट्रांग होल्ड है कांग्रेस का, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद में, इन सीट्स पे वहां की क्या स्थिति, अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उनकी स्थिति क्या है वो पता लगेगा। लेकिन बहुमत जो कांग्रेस का, जितना बहुत सारे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 68, 70 और बीजेपी का बता रहे थे 18, 19, वो दोनों डाटा मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। 53 से लेके 58 तक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, और 23 से 35 तक भी बीजेपी जा सकती, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था। मामला बहुमत का है। अगर बीजेपी की और लोकदल की या निर्दलियों के सरकार बनके मिलके सरकार बनती हो और कांग्रेस अल्पमत में रह जाए, तो फिर स्थिति कुछ और स्थिति बन सकती है। अभी हम अगर रुझान की बात करें, हाँ जी, तो बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है जैसी सूचनाएं हैं, और जो हमारे पास निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं उसके अनुसार भी बीजेपी अभी आगे चल रही है। सुबह जब बैलेट पेपर की मतगणना थी तो बीजेपी काफी पीछे थी। ये जैसे ईवीएम खुली हैं और कुछ एक दौर की मतगणना हुई है तो उसमें स्थिति सुधरी है। तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं राकेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इनसे लेते हैं जानकारी की क्या है स्थिति, क्या लग रहा है आपको कि कैसा रहेगा रुझान आगे जाकर। देखिए कि जिस तरह से रुझानों का दौर चला है, प्राथमिक जो रुझान थे, प्राथमिक रुझान अभी भी रुझान जो हैं ये बदलेंगे, समय समय पर बदलते रहेंगे, और इसको लेकर अभी बहुत जल्दी होगी कुछ भी कहना। हाँ, इससे पहले हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस को स्पष्ट दिखाया है, और इसके साथ बीजेपी को नंबर 2 पे दिखाया जा रहा है। INLD 2 से 3 जितनी बताई जाती हैं, इंडिपेंडेंट्स बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले रुझान की बात करें तो पहले रुझान में 74-75 तक कांग्रेस आ गई थी, लेकिन इसका कोई मायना नहीं है। बैलेट पेपर खुले थे, आधा घंटा की काउंटिंग हुई, और काउंटिंग के बाद अब क्योंकि रुझान फिर ये सेकेंड राउंड है, 10 बजने को है, तो 10 बजे के आसपास ये बीजेपी देखिए आप 47 के लगभग जो है दिखा रहे हैं जो है, और कांग्रेस पीछे आ गई है। और इतनी बड़ी मार्जिन जो है
30 सीटों का पीछे आ जाना, 30 का भी या 38 का माने कांग्रेस का, तो पीछे आ जाना बड़ी बात है। बड़ी बात। और ये समय पर, क्योंकि जब भी ये ईवीएम्स खुलती हैं तो क्योंकि इंगित नहीं होती कि किस एरिया की, जैसे जैसे ईवीएम खुलती है किसी खास एरिया की खुल जाती हैं, वहाँ पर बीजेपी का वो पैच है, तो इस तरह से बढ़ते कम होते रहेंगे। लेकिन हमें जो स्पष्ट रुझान है 12 बजे के आसपास हाँ, एक पिक्चर जो है मिलने शुरू हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट होगी थोड़ी जी, कि किधर को जा रही है, जी। किस करवट बैठ रहा है। तो डॉक्टर दीवान देखिए, जैसा कि अभी हमने डॉक्टर सुकेश कुमार ने हमें बताया है कि क्या स्थिति है, क्या रुझान भी बदल रहे हैं, और एकदम से आधे पे ऑलमोस्ट कांग्रेस आई है, उसके बाद जैसे ईवीएम खुले हैं, तो अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। जैसे एग्जिट पोल या मतलब एक मुकाबला बना रहेगा, अंत तक हमें देखने को मिलेगा। देखो, इसमें चुनाव परिणाम के दिन जब राउंड चलते हैं तो कौन से क्षेत्र की ईवीएम खुली हैं ये मायने रखता है। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की खुल गई पहले, तो जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का ज़्यादा रुझान है, और अगर किसी शहरी क्षेत्र की खुल गई वहाँ बीजेपी का रुझान है। तो ये पहले, दूसरे या तीसरे राउंड के इस प्रकार से इन सीट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है, रुझान में ऊपर नीचे कोई भी जाता रहे, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, बड़े विपक्षी दल के तौर पे विधानसभा के अंदर रहेगी, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी जेजेपी और असपा का शायद कोई खाता न खुले। आम आदमी पार्टी का हो सकता है एक आध सीट खुल जाए तो खुल जाए। आईएनएलडी और बसपा का खाता जब वो खुलेगा, उनकी वो 0 से लेके 7 सीटों तक का जहां पर वो मुकाबले में है, उतनी सीटें आ सकती। तो कुल मिला के दोनों को अगर मिला भी दिया, 46 पे पूर्ण बहुमत मिलता है, 46 पे कांग्रेस 46 प्लस रहने वाली है। इसलिए ये रुझान में बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी को सीटें कम ज्यादा जितनी मर्जी दिखाते हैं, 38, 40, 43, 44, 45, 46 तक भी अगर 2 चैनल ने दिखा दिया है, अल्टीमेटली अगर 46 सीट उनको कांग्रेस को मिलती हैं और 40 सीट बीजेपी को मिलती हैं, इवन के 42 सीट मिलती हैं, तब भी 88 सीट होगी, तो 2 सीट किसी अन्य को लोग चलेगी। मामला बीजेपी और ये लग रहा था कि कांग्रेस के बीच में रहेगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और वो वैसे ही हमें अभी तक स्वीकार भी किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ओपन मंच से कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, नैब सिंह सैनी ने भी कहा हमारा, मनोहर लाल ने कांग्रेस से है। ये तो मान के चल रहे थे दोनों दल के मुकाबला हमारे बीच ही है। और अभी तो बीजेपी जो रुझान में बढ़त बनाती जा रही है काफी, लेकिन इसके साथ ही निर्वाचन आयोग से भी कुछ आंकड़े मिले हैं हमें। तो जो निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं, अभी तक उन्होंने बताया कि 38 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, 31 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, और अन्य 2 और इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पे, और बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट से आगे चल रही है। तो ये स्थिति है। तो अगर हम निर्वाचन आयोग के भी आंकड़े देखें तो रुझान जो है वो अभी बीजेपी जो है उसमें अपनी जगह बनाए हुए है, ठीक से मुकाबले में है। तो आपको क्या लगता है कि एक तो हमने रोजगार के मुद्दे पे बात जी, धीमान साहब हम बात करेंगे मुद्दों पे, उससे पहले एक बार फिर चलते हैं अपने संवाददाता के पास, सलीन अख्तर के पास, और जानते हैं उनसे, जानकारी लेते हैं वहां से। हाँ, सलीन अख्तर जी बताइए। हाँ, सुन रहे हैं आप? जी हाँ, सलीन अख्तर, आप अभी कहाँ हो, रेवाड़ी में हो या गुरुग्राम में? अभी रेवाड़ी में हूँ। रेवाड़ी में ही है। तो क्या कुछ स्थिति बदली है, कुछ वहाँ पे कैसा माहौल है अभी? रेवाड़ी में सर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने के बाद रेवाड़ी और कोसली 2 विधानसभा सीटें हैं, इन दोनों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो अभी ट्रेंड बदल रहा है इसके साथ? हाँ, अभी ट्रेंड बदल रहा है। अगर हम ओवरऑल हरियाणा में भी देखें तो 37 पर भाजपा और 36 पर कांग्रेस है। और वहीं इन दोनों सीटों की भी बात करें तो रेवाड़ी सीट पर इंटरेस्टिंगली जो सिटिंग विधायक है चिरंजीव राव, जिन्हें मुख्य प्रतिद्वंदी भी हैं और जिन्हें माना जा रहा था कि वो आगे बढ़त में रहेंगे, लेकिन वो अर्ली ट्रेंड्स में पीछे हैं। सलीन अख्तर, आपसे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं राकेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे। शालीन जी, ये बताएं कि जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या मतलब हमें मतदान से पहले भी था ऐसा आभास कि ये लोग आगे पीछे रहेंगे? देखिए, मतदान से पहले ये तो साफ जाहिर था कि मुख्य मुकाबला जो है वो इन दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच रहेगा, खासकर रेवाड़ी सीट पर। पिछली बार भी वोट्स का मार्जिन बहुत ज्यादा था नहीं, 1300, 1350, 1400 वोट के आसपास से
चिरंजीव राव को जीत मिली थी। और अभी भी माना जा रहा था कि मुकाबला बहुत टफ है और वो टफ मुकाबले में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। ये शालीन जी अभी पहले दौर की मेरे ख्याल दूसरा राउंड चल रहा होगा आपके यहाँ? जी, दूसरा राउंड चल रहा है। तो ये पहले जो शुरुआती रुझान थे वो किसकी तरफ रहे? शुरुआती रुझान में भी लक्ष्मण यादव ने बढ़त बना ली थी रेवाड़ी से और वो अभी अपनी बढ़त कायम किए हुए हैं। अच्छा, ये बात करते हैं हम, जैसे हमने चुनाव प्रचार देखा, फिर मतदान देखा, तब क्या आंकड़े किसके पक्ष में आ रहे थे? तब भी जो था लोगों के बीच में जब इस तरह की चीजें देखी जा रही थी तो लोगों का रुख जो था वो मिला जुला सा था। वो लोग जो है आजकल बहुत साइलेंटली वोट करते हैं, अपने वोट के बारे में या अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत ज्यादा बताते नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव प्रचार और बाकी चीजों में देखा जा रहा था उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि इन दोनों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला रहने वाला है और जो नतीजों में दिख भी रहा है। ये आपके पास जो चलिए डॉक्टर दीवान पूछ रहे हैं आपसे कुछ, जो ईवीएम में पहला जो राउंड हुआ है इसमें कौन से क्षेत्र की ईवीएम खुली हैं, शहरी की या गांव की? ये अभी शायद सर इसके बारे में मेरे को स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक, तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सालेन अख्तर। फिर लेंगे आपसे जानकारी। आप नजर बनाए रखें और गुरुग्राम की सीट पे भी थोड़ा नजर रखें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो डॉक्टर दीवान जी, ये मुकाबला कांटे का चल रहा है, आगे पीछे वाली वो बिल्ली चूहे की दौड़ जो है वो लगी हुई है जी। तो अब हम मुद्दों की बात करें तो हमने पहले रोजगार के मुद्दे की बात की, सरकारी नौकरी को लेकर पर्ची खर्ची नहीं चल पाया जी। और दूसरा किसानों का एक जो मुद्दा है, तो जब गांव की जो वोट है वो उसमें नेचुरली किसान ज्यादा है हमारे गांव में, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी को नुकसान ही रहेगा या कुछ वोट मिलेगा बीजेपी? देखो, बीजेपी ने बहुत प्रयास किया इस चुनाव प्रचार से पहले भी फैसले करने का, चुनाव प्रचार के दौरान भी, चाहे केंद्र सरकार थी क्योंकि वहां चुनाव आयोग आचार संहिता नहीं लागू थी। बीजेपी ये कहने में पूरे दावे के साथ कहती है कि जो किसानों का भला बीजेपी कर सकती कोई नहीं कर सकती। प्रचार के दौरान यह आया, हरियाणा विधानसभा के अंदर भी टेबल की थी रिपोर्ट, आंसर भी किया था द देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, जेपी दलाल ने, कि हरियाणा में किसानों को 10 साल के अंदर लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का फसल मुआवजा दिया, जबकि कांग्रेस के 10 साल के सरकार में 1100 करोड़ के आसपास मुआवजा दिया था। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना जो है, सम्मान योजना, उसमें भी लोगों को, किसानों को पैसा जा रहा है। लेकिन ये सारे, और ये भी कहा कि हम 14 फसलें पहले खरीद रहे थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम 24 फसलें खरीदेंगे। 24 फसलें हरियाणा में चाहे ना भी हों तब भी हम खरीदेंगे अगर किसी ने उगा ली तो। एक तरफ तो ये सब बातें किसानों को प्रभावित करने वाली थी, दूसरी तरफ किसानों, कृषि के जो 3 कानून बनाए थे उसको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने उनका विरोध किया, आंदोलन चला और अल्टीमेटली बीजेपी ने उनको वापस ले लिया। वापस लेने के दौरान की जो कार्यकाल था, कोई 1.25 साल के आसपास, 1.5 साल जो चला, उसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई जिनको वो शहीद का दर्जा देते हैं। इससे पहले मैं एक और दिलचस्प जानकारी आपको दे लूं कि अंबाला छावनी से जो अनिल विज हैं वो अभी चित्रा सरबराज से पीछे चल रहे हैं, तो जो जाद उम्मीदवार है वो आगे निकल गई है और वनीश फोगाट भी पीछे हो गई है। इसलिए मैं जो कह रहा था आपको कि ये हम सीटों पर नीचे जाएंगी, जैसे जैसे किस एरिया की वोट खुल रही है, ईवीएम खुल रही है उसकी तरफ, जैसे अभी अंबाला सिटी में निर्मल सिंह काफी आगे चले गए तीसरे राउंड में बीजेपी के असीम गोयल से, तो ये सीटों का जो ट्रेंड ऊपर नीचे जो चलेगा ये चलता ही है और चलना भी चाहिए कि ईवीएम किस एरिया की खुल रही है, किस एरिया के मतदाताओं ने किसके पक्ष में वोट दिया, किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, ये डिफरेंस रहेगा और रहना चाहिए। अभी हमारे पास जो स्थिति पूरे हरियाणा की है वो पूरा का पूरा, जैसे आप कह रहे हो, भूपेंद्र सिंह ना कि केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा, और वो ना भी कहते, हम फील्ड में जब जा रहे थे तो देख रहे थे कि बीजेपी ने जो अपना एक गेन किया है 10 साल में, एक वोट बैंक अपना बढ़ाया है, जो पहले एक वोट बैंक कम होता था उनका, उसमें हर वर्ग के लोगों को उन्होंने पहुंचाने का, जैसे आप पहले कह भी रहे थे कि केंद्र सरकार ने भी जो बेनिफिशरीज हैं, कम आमदनी वाले लोगों तक को, जिसको अंत्योदय की भावना के नाम से वो अपना बोलते हैं कि जो लाइन में खड़ा है, अंतिम व्यक्ति खड़ा है,
उस तक मदद पहुंचानी है। तो ऐसे एक बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ा है बीजेपी ने। ये हरियाणा में 10 साल की सत्ता का उनको बेनिफिट है। वो अलग बात है कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी खड़ी है, वो खड़ी हो जाती है, किसके भी खिलाफ लोगों को बदलने के लिए माहौल की बात होती है कि बदल दो बस, और बदलने के चक्कर में जो फ्लोटिंग वोट है वो भी जिसकी सरकार बन रही तो उस तरफ चली जाती है। लेकिन इस दो, जैसे गांव में हमारे हरियाणा में कहावत होती है कि दो बड़े लोगों के बीच में तीसरे का नुकसान हो जाता है, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में दो क्षेत्रीय दलों का नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट 2024 का ये भी एक संकेत देके जाएगा हरियाणा में कि कौन सी पार्टियों को अब आगे थोड़ा बहुत किसका भविष्य है। हालांकि कभी कोई राजनीतिक दल कभी खत्म नहीं होता है, कोई ना कोई उभर जाता है, अचानक उभर जाता है, पर बीजेपी पूरी उनको विश्वास है कि भी हमारी सरकार बनेगी। अब तक परसों तक भी ये कॉन्फिडेंस में वो बात करते रहे, और आज अभी जैसे एक बार ट्रेंड में बीजेपी आगे दिखाई दी, कांग्रेस भी आगे चली गई शुरुआती रुझान में भी, तो उससे भी उनका उत्साह बढ़ा है कि हम जो कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे वो सरकार बनके रहेगी। वास्तविकता ये है कि इन दोनों में से जो हमारी मार्जिनल सीटें हैं 20 से 30 के आसपास मार्जिनल सीटें हैं, जहां पर कड़ा मुकाबले में या तो बीजेपी भी जीत सकती है या कांग्रेस भी जीत सकती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो कांग्रेस फिर वही कम रह जाए पूर्ण बहुमत से और 46 पे बीजेपी चले जाए, कांटे की टक्कर। हाँ, बीजेपी का जो फोकस भी था वो इसी पर था। जो सारी बात हो रही थी तो वो यही थी कि 20 सीटें ऐसी हैं जो 2000 से कम पर जो है मार्जिन है, फाइट है,